कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आशा करता हूं आपको जो ये घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा। तो आज की कक्षा में भी अगर आपके मन में आज के विषय से संबंधित कोई जिज्ञासा एवं प्रश्न हो तो नोट करते जाना है। आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9 से शुरुआत करेंगे, जिसमें हम गणित के पाठ बहुपद को पढ़ेंगे। उसके बाद हम विज्ञान के नए पाठ हमारे आसपास के पदार्थ को पढ़ेंगे। कक्षा 9 की पढ़ाई के बाद हम एक रोचक कहानी देखेंगे जिसका नाम है भारत की रेल यात्रा, पोस्ट कार्ड की जुबानी। इस कहानी के बाद हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें हम गणित में बहुपद पाठ को पढ़ेंगे और विज्ञान में जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ बहुपद का भाग 2 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा बहुपद के बारे में, बहुपद के वर्गीकरण के बारे में और बहुपद के घात के बारे में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। बहुपद के शून्य के बारे में जानने से पहले हम बहुपद का मान के बारे में जानेंगे। जब हम हमारे बहुपद में x के मान को सर्वत्र x के स्थान पर प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें हमारे बहुपद का मान मिल जाएगा। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया px जो कि बराबर है 5 गुणे x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा 3x घटा 2। हमें हमारे बहुपद का मान ज्ञात करना है x बराबर 1 पर, यानी कि अब जहाँ जहाँ हमारे बहुपद में x है वहाँ हम 1 प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि हमें मिल जाएगा p1 बराबर 5 गुणे 1 की घात 3 घटा 2 गुणे 1 की घात 2 जमा 3 गुणे 1 घटा 2, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 5 घटा 2 जमा 3 घटा 2, यानी कि 4। यानी हमारे बहुपद px बराबर 5 गुणे x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा 3 गुणे x घटा 2 का मान x बराबर 1 पर 4 है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है px बराबर 5 गुणे x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा 3 गुणे x घटा 2। अब हमें हमारे बहुपद का मान x बराबर 0 पर प्राप्त करना है, यानी कि जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ हम 0 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा p0 बराबर 5 गुणे 0 की घात 3 घटा 2 गुणे 0 की घात 2 जमा 3 गुणे 0 घटा 2, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 0 घटा 0 जमा 0 घटा 2, यानी कि घटा 2। यानी कि हमारे बहुपद का मान x बराबर 0 पर घटा 2 है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है px जो कि बराबर है x घटा 1 के। हमें हमारे बहुपद का मान x बराबर 1 पर प्राप्त करना है, यानी कि जहाँ जहाँ हमारे बहुपद में x है वहाँ हम 1 प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा p1 बराबर 1 घटा 1,
यानी कि शून्य। हमें P1 बराबर शून्य मिला है। क्योंकि P1 बराबर शून्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक बहुपद Px का शून्यक है। आइए जानते हैं कि बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं। x का वह वास्तविक मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे हम बहुपद के शून्यक कहते हैं। जैसा कि आपने पिछले उदाहरण में देखा था, हमें P1 बराबर शून्य मिला था, इसलिए एक हमारे बहुपद Px का एक शून्यक था। अब हम रैखिक बहुपद के शून्यक ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि Px बराबर Ax जमा B, जहाँ पर A हमारा शून्य के बराबर नहीं है, एक रैखिक बहुपद है। अब हमें Px का शून्यक ज्ञात करना है। यह हम कैसे कर सकते हैं? Px का शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें बहुपद समीकरण Px बराबर शून्य को हल करना पड़ेगा। अब Px बराबर शून्य का अर्थ है Ax जमा B बराबर शून्य, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा Ax बराबर घटा B, जिससे हमें x का मान मिलेगा घटा B बटे A, और घटा B बटे A ही केवल Px बराबर Ax प्लस B का शून्य होगा। यानी कि रैखिक बहुपद के शून्य केवल -b बटे A ही होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे एक प्रश्न की तरफ, जिसमें हमें जांच करना है कि घटा 2 और 2 बहुपद x जमा 2 के शून्यक हैं या नहीं। मान लेते हैं हम कि हमारा बहुपद Px बराबर है x जमा 2 के। अब हम जहां हमारे पास x दिया हुआ है, वहां हम 2 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा P2 बराबर 2 जमा 2 यानी कि 4। अब हम P-2 का मान ज्ञात करेंगे, जो कि हमें मिलेगा -2 जमा 2 यानी कि 0। अतः -2 बहुपद Px बराबर x जमा 2 का शून्यक है, परंतु 2 बहुपद x जमा 2 का शून्यक नहीं है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमें यह सत्यापित करना है कि 2 और 0 बहुपद x की घात 2 घटा 2 गुणे x के शून्यक है। मान लेते हैं हम कि हमारा बहुपद Px बराबर है x की घात 2 घटा 2 गुणे x के। अब हम Px में सर्वत्र x के स्थान पर 2 प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा P2 बराबर 2 की घात 2 घटा 2 गुणे 2, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 0। अब हम Px में सर्वत्र x के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा P0 बराबर 0 की घात 2 घटा 2 गुणे 0, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 और 0 दोनों ही बहुपद Px के शून्यक हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें हमें बहुपद Px बराबर 2 गुणे x जमा 1 का एक शून्यक ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ है कि बहुपद Px बराबर है 2x जमा 1 के। शून्यक को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले बहुपद समीकरण Px बराबर 0 को हल करना होगा, जिससे हमें मिल जाएगा 2x जमा 1 बराबर 0, जिससे हमें x का मान मिल जाएगा घटा 1 बटे 2, यानी कि घटा 1 बटे 2 बहुपद Px का शून्यक है। आज के इस वीडियो में हमने सीखा
था बहुपद के शून्य। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, विज्ञान के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। आप 9वीं कक्षा में पहुंच गए हैं, काफी बड़े हो चुके हैं। कभी आपने अपनी आसपास की वस्तुओं पर गौर किया है? आपके आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं। अब आप अगर साफ आसमान तले धूप सेक रहे हो तो पेड़ों को देख लीजिए, या बारिश में भीग रहे हो तो आप अपना छाता देख लीजिए, या फिर बारिश की बूंदों पर ही गौर कर लीजिए। इन सभी वस्तुओं का कुछ न कुछ आकार है, कुछ आकृति है, कुछ रंग है। और तो और अगर आप सर्दी के मौसम की बात करें तो कोहरा पड़ता है, यानी हवा का भी कुछ रंग हो सकता है। दुनिया में सभी वस्तु किसी न किसी सामग्री से बनी है जो उन्हें उनका रंग और आकार देता है, और उस सामग्री को वैज्ञानिक पदार्थ कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। और ये है चिट्टी, द रोबोट, जो विज्ञान में हमारी सहायता करेंगे। चलिए आज के विषय भी देख लेते हैं। ये है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, और अंत में उनकी अवस्थाएं। चलिए शुरू करते हैं। विश्व का कोई भी पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना है, मगर ये कण बहुत बहुत ज्यादा छोटे हैं, जिन्हें हम छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। कणों का असली आकार कितना है ये तो ऐसे बताना मुश्किल है, पर थोड़ा सा आपको अंदाजा दे सकते हैं। जैसे आपने कोई दवाई वाली टैबलेट तो देखी ही होगी, उसे आप देख भी सकते हैं और छू भी। लेकिन जब आप पानी में उस टैबलेट को डाल देते हैं, वो घुलने लगती है और थोड़ी देर में गायब। यानी वो टैबलेट अपने पदार्थ के कणों में फैल गया है, जो हमें अब नहीं दिख पा रहा। आपकी पुस्तक में भी यही कहा है कि पदार्थ के कण इतने छोटे हैं कि हमारी कल्पना के बाहर हैं। वैसे इस उदाहरण में आपने एक बात गौर की, टैबलेट के पदार्थ के कण पानी के पदार्थ के कणों में मिल गए, यानी टैबलेट के कणों के लिए जगह थी पानी के पदार्थ के कणों में। या हम कह सकते हैं पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह है। और तो और टैबलेट के पदार्थ के कण बिना किसी मदद के खुद ब खुद पानी के पदार्थ में मिल गए। आप देख भी सकते हैं किस तरह टैबलेट के बड़े कण पानी में ऊपर की ओर आ रहे हैं। इससे हमें पता लगता है कि पदार्थ के कण निरंतर गति में रहते हैं, और इसकी वजह है गतिज ऊर्जा, और ये ऊर्जा बढ़ भी जाती है तापमान के साथ। जैसे यहाँ उबलते पानी में आप देख सकते हैं, पानी उबलते समय इस उथल पुथल का कारण है कि पानी के पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है तापमान के साथ, जिससे सारे कण इधर उधर हो रहे हैं और पानी में उबाल दिख रहा है। और इसी ऊर्जा के कारण टैबलेट के पदार्थ के कण पानी के पदार्थ के कणों के बीच में घुल सके हैं, और इस दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। अच्छा, अभी एक और चीज देखिए। आप सबने देखा कि टैबलेट के कण पानी में जाते ही फैल गए और टैबलेट पानी में घुल गई, मगर जब टैबलेट पानी में नहीं था तब तो उसके कण नहीं फैले, यानी कोई आकर्षण बल था इन कणों के बीच में। मगर ऐसा नहीं है कि आप टैबलेट का चूरा नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप जहाँ बैठे हैं उस बेंच का चूरा कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। बिना औजार के तो बिल्कुल भी नहीं। यानी आकर्षण बल तो है, लेकिन वो अलग अलग पदार्थ पे अलग अलग मात्रा में लगता है। ये तो हुई पदार्थ के कणों की बात। चलिए पूरे पदार्थों को भी एक साथ देख लेते हैं, किन किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं ये। अभी हमने देखा कि टैबलेट को तो हम चूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी।
खुद से नहीं होगा वो। और फिर बेंच को देखा, ये खुद से तो क्या हमसे भी नहीं हो सकता। तो ऐसी वस्तुएं जिनका एक आकार है, स्पष्ट सीमाएं हैं, उन्हें ठोस वस्तुएं कहा जाता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। आप सबने रबर बैंड तो देखे ही होंगे, पतले पतले गोल गोल चीजों को बांधने के काम आते हैं। वही वाले, जब हम इसे खींचते हैं इसका आकार बदल जाता है और जैसे ही छोड़ते हैं ये वापस अपने आकार में आ जाता है। और अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो वह टूट जाता है। यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार में परिवर्तन ना लाया जा सके उसे ठोस अवस्था कहते हैं। अब रबर बैंड को छोड़िए और चिट्टी को देखिए। यहाँ चिट्टी एक प्रयोग कर रहे हैं जिसमें वे टेस्ट ट्यूब से फ्लास्क में एक रसायन को डाल रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब रसायन टेस्ट ट्यूब में था तो वह टेस्ट ट्यूब के आकार का था और जब फ्लास्क में आया तब फ्लास्क के आकार का हो गया। लेकिन वो रसायन वही है, उसका आयतन भी उतना ही है और वजन भी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। और ये सिर्फ यहाँ ही नहीं, कोई और फ्लास्क या बर्तन ले लीजिए, ये रसायन या फिर साधारण पानी भी बर्तन का ही आकार ले लेगा। तो पदार्थ की वो अवस्था जिसमें उसका निश्चित आकार तो नहीं लेकिन निश्चित आयतन होता है उसे द्रव्य अवस्था कहते हैं। हमने ठोस अवस्था देख ली, द्रव्य अवस्था देख ली, लेकिन एक गैसीय अवस्था भी होती है। कहते हैं ये हवा, धुआं ये सब है। अब हवा तो हमने देखी नहीं कभी, बस सांस में ली है। अच्छा हाँ, गुब्बारे याद है आपको? हवा ही तो भरी होती है उसमें। भले ही हवा दिख नहीं रही मगर हवा की वजह से ही गुब्बारा फूलता है। और अगर आपको मेलों में गुब्बारे वाला याद हो तो उसके पास एक सिलेंडर भी होता था जिससे वो गुब्बारों में हवा भरता था। उस सिलेंडर में भी हवा ही भरती है। कभी मिले तो पूछना कौन सी गैस है उस सिलेंडर में। किसी गैसीय पदार्थ के कणों के बीच बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होता है। ठोस पदार्थ में सबसे कम, द्रव्य पदार्थ में थोड़ा ज्यादा और गैसीय अवस्था में सबसे ज्यादा। अब उन गुब्बारों को ही याद कीजिए। अगर आप गुब्बारे को हर तरफ से दबाते हैं तो वो दबकर थोड़ा छोटा हो जाता है। अब ज्यादा दबाएंगे तो फूट जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ आकार तक छोटा होता है। यानी गैसीय पदार्थ में संपीड्यता काफी ज्यादा है क्योंकि कणों के बीच में जगह भी ज्यादा है। आप गुब्बारा फुलाने वाला सिलेंडर ही ले लीजिए। जितने गुब्बारे उससे फुलाते हैं इतनी गैस तो नहीं आनी है उस सिलेंडर में बिना संपीड्यता के। अच्छा, और आप सभी को घर में खाने के समय से पहले ही खाने की खुशबू आती होगी, लेकिन रसोई घर से दूसरे कमरे तक ये हुआ कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि खाना पकाते समय उस पकवान के कुछ कण धुएं में निकलने लगते हैं और वायु में मिल जाते हैं। अब जो वायु में कण हैं, वो काफी तीव्रता से फैल जाते हैं और हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। पर यदि रसोई में एक शरबत बनाया जा रहा हो या कोई मिठाई रखी हो तो क्या तब भी आप बता पाएंगे? नहीं, क्योंकि इसके कण वायु में नहीं मिल रहे हैं। संक्षेप में देखें तो गैसों का अन्य गैसों में विसरण काफी तीव्रता से होता है, इसलिए खाने से धुआं उठते ही हमें महक आने लगती है, वो भी काफी दूर तक। और ये विसरण की तेजी का कारण कणों की गतिज ऊर्जा जो ठोस और द्रव्य पदार्थों से काफी ज्यादा होती है और गैसीय पदार्थों की संपीड्यता भी काफी ज्यादा होती है, जो हमने गुब्बारे फुलाने वाले सिलेंडर में देखा और रसोई घर वाला सिलेंडर भी वैसा ही होता है। तो ये हो गए हमारे 3 प्रकार के पदार्थ। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और विदा लेने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने देखा कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना है और फिर जाना कि उन कणों के बीच काफी खाली जगह भी है। ये कण निरंतर गति में होते हैं और उनमें आकर्षण बल भी होता है और इन्हीं गुणों के आधार पर हमने पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं को भी जाना, ठोस, द्रव्य और गैसीय। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। चिट्टी और मैं फिर आएंगे इस पाठ पर और चर्चा करने, तब तक के लिए अलविदा। पदार्थ के कण कैसे होते हैं? बड़े, छोटे, बहुत छोटे, मध्यम आकार।
ठोस वस्तुएं कौन सी होती हैं? निश्चिताकार, स्थिर आयतन, स्पष्ट सीमाएं। निश्चिताकार, अस्थिर आयतन, अस्पष्ट सीमाएं। अनिश्चिताकार, स्थिर आयतन और स्पष्ट सीमाएं। अनिश्चिताकार, अस्थिर आयतन और अस्पष्ट सीमाएं। द्रव्य वस्तुएं कौन सी होती हैं? अनिश्चित आकार, निश्चित आयतन। निश्चित आकार, अनिश्चित आयतन। अनिश्चित आकार, अनिश्चित आयतन। निश्चित आकार, निश्चित आयतन। नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी वस्तु ठोस है? हवा, पानी, सिक्का, तेल। नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी वस्तु गैसीय वस्तु है? पानी, हवा, तेल, सिक्का। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी के स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटे तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दें। अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से रोकें। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 पर। आइए आज की कहानी पर चलते हैं, जिसका शीर्षक है भारत की रेल यात्रा पोस्ट कार्ड की जुबानी, और जानेंगे कि क्या है यह भारत की रेल यात्रा। जीवन की महान भारतीय रेल यात्रा। उद्यमी हर जगह है। एक गांव में बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे चटखीले लाल रंग का पोस्ट बॉक्स था। सरिता यहाँ हर रोज आया करती थी। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग हर रोज सरिता के लिए एक पोस्ट कार्ड आता था। सरिता का बड़ा भाई जीवन उसे ये पोस्ट कार्ड भेजता था। वह एक उद्यमी बनना चाहता था। अपने गांव की खेती में क्रांति लाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहता था। अपने मास्टर प्लान से सभी के लिए पानी उपलब्ध कराना चाहता था। हर किसान को जैविक किसान में बदलना चाहता था ताकि मधुमक्खियाँ फिर से उसके गांव आ जाए। लेकिन उसका सपना पूरा होने से पहले उसके पिता रेलवे से सेवानिवृत्त हो गए और जीवन की मर्जी के बिना ही उसे रेल विभाग में नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि ये उसके पिताजी का सपना और घर को चलाने की जरूरत थी, जिस कारण जीवन का सपना एक सपना बनकर रह गया। भारी मन से जीवन ने अपना सामान बांधा। जीवन ने अपने पसंद की पुरानी चीजों से एक पिन होल कैमरा बनाया और वो निकल पड़ा। सरिता जीवन को गली से उतरते हुए और बड़े से पेड़ और चटकीले लाल रंग के पोस्ट बॉक्स से गुजरते हुए देखकर रो पड़ी। वो उससे बहुत प्यार करती थी,
वो मधुमक्खियों को वापस लाने का सपना भी अधूरा छोड़कर जा रहा था। जीवन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि उसके आंखों में भी आंसू आ गए थे। सरिता जीवन को नजर से ओझल होने तक देखती रही। एक दिन बिना किसी कारण के उसने पोस्ट बॉक्स जांचा। अंदर एक पोस्ट कार्ड था जिस पर एक तस्वीर थी। वो सरिता के लिए था और उस पर बनी तस्वीर में उसके बारे में लिखा हुआ था। सरिता ने पोस्ट कार्ड को अपने सीने से लगा लिया। फिर हर दिन स्कूल में आते जाते समय वो पोस्ट बॉक्स की जांच करने लगी। जीवन ने जैसा कहा था वैसा ही किया। जीवन ने जब भी फोटो खींची तो उसके बारे में लिखा। इस तरह सरिता का भारत के उद्यमियों का संग्रह बढ़ता गया। वो इन पत्रों के जरिए गजाला से मिली, जिन्होंने एक गांव में सौर प्रकाश और पैनल को बनाया था। वो कविता से मिली जो ट्रैक्टर चलाती थी। वो किरण से मिली जो जैविक देसी बीज उगाती थी। परमेश से मिली जिन्होंने एक जंगली वन लगाया था। आकांक्षा जिन्होंने एक शहर में अपने स्कूल की छत पर सब्जियां उगाई थी ताकि उनकी कक्षा के बच्चों को ताजी पत्तेदार सब्जियां मिले। उसने प्रत्येक कहानी को सहज कर एक किताब बनाई। फिर जीवन के लौटने का इंतजार करने लगी। जब वो आखिरकार कई वर्षों बाद वापस लौटा, तब तक सरिता और गांव वालों ने मिलकर उसके सपने पूरे कर दिए थे। जब जीवन रेलवे स्टेशन से अपने घर की तरफ जाने लगा तो मधुमक्खियां उसके आसपास मंडरा रही थी। जीवन्स ग्रेट इंडियन ट्रेन जर्नी। जीवन की महान रेल यात्रा के अभ्यास के लिए 4-4 के दल बनाए। अपने मोबाइल से तस्वीरें लेना, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करना ना भूलें। अब आप जानते हैं कि उद्यमी कौन होता है। पहला भाग। अब आपको अपने आसपास के उद्यमियों को खोजना है और उनके इंटरव्यू लेने हैं। आप उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे, जैसे उनके कौशल के ऊपर, उनकी योजनाओं के ऊपर आदि। दूसरा भाग। आपने कहानी में देखा कि कैसे रजिया ने सोलर लैंप्स बनाकर गांव की बिजली की समस्या सुलझाई। तो अब आप भी जिन जिन उद्यमियों से मिले उनके बारे में अपनी अभ्यास पुस्तिका में पोस्ट कार्ड बनाएं। ये करने के बाद बढ़े अगली गतिविधि की ओर और अपना रोमांचक सफर जारी रखें। राजू, जरा इधर आना। चाचा प्रणाम। प्रणाम। ये बताओ कि स्कूल से ड्रेस का पैसा मिला कि नहीं? मिल गया, पिछले हफ्ता मिल गया। और छात्रवृत्ति? चाचा वो तो अब खाता में ही चला आता है। अरे वाह, ये सब तो इसको खूब पता है। पर ये पता है तुम्हारा लड़का स्कूल में काका सीखता है? ये हंसने का नहीं, सोचने का वक्त है। सिर्फ बैट हाथ में दे देने से कोई सचिन नहीं बन जाता। उसी तरह ड्रेस सिलवाकर पहनाकर स्कूल भेज देने से पिंटू होनहार नहीं बन जाएगा। अब जरूरत है कि माता पिता बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान दें। तभी वक्त के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे और हम भी। चाचा हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बहुपद पार्ट 3 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे। त्रिघात बहुपद के शून्य को और गुणांकों में समबांध। तो चलिए जानते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में।
त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस प्रकार होता है, ax का घन जमा bx का वर्ग जमा cx जमा d। ध्यान रहे इसमें a का मान शून्य नहीं हो सकता है। तो चलिए जानते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों के बारे में। त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि इसके 3 शून्यक है अल्फा, बीटा तथा गामा। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो ये है हमारा त्रिघात बहुपद, ax का घन प्लस bx का वर्ग प्लस cx प्लस d। तो चलिए देखते हैं इस त्रिघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध। अल्फा, बीटा तथा गामा अगर इस त्रिघात बहुपद के शून्यक है तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस बी बटे ए के, जहां पर b जो है वो x वर्ग का गुणांक है तथा a x घन का गुणांक है। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर होगा c बटे a के, जहां पर c x का गुणांक है तथा a x घन का गुणांक है। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होगा माइनस डी बटे में a, जहां पर d अचर पद है तथा a x घन का गुणांक है। चलिए उदाहरण देखते हैं। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर में 3x का घन माइनस 5x का वर्ग माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1 बटे 3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए हल देखते हैं। दिए हुए बहुपद की ax घन प्लस bx वर्ग प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर हमें a बराबर 3, b बराबर माइनस का 5, c बराबर माइनस 11 तथा d बराबर माइनस 3 प्राप्त होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 3 माइनस 1 तथा माइनस 1 बटे 3 इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले 3 का चेक करते हैं। इसके लिए हम p3 का मान ज्ञात करेंगे और x की जगह पर 3 को प्रतिस्थापित करेंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 3 गुने में 3 का घन माइनस 5 गुने में 3 का वर्ग माइनस 11 गुने में 3 माइनस का 3, जो आएगा 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3। इसको आगे हल करने पर हमें शून्य प्राप्त होता है, यानी 3 इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। चलिए अगला चेक करते हैं -1। अब हम x को -1 से प्रतिस्थापित करेंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 3 गुने में -1 का घन माइनस 5 गुने में -1 का वर्ग माइनस 11 गुने में -1 माइनस का 3। आगे इसको हल करने पर प्राप्त होगा -3 -5 प्लस 11 -3। इसको हल करने पर फिर से हमें शून्य प्राप्त होता है, यानी -1 भी इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। चलिए तीसरा चेक करते हैं, -1/3। अब हम x की जगह पर -1/3 प्रतिस्थापित करेंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 3 गुने में -1/3 का घन माइनस 5 गुने में -1/3 का वर्ग माइनस 11 गुने में -1/3 माइनस का 3। इसको हल करने पर प्राप्त होगा -1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 माइनस का 3। इसको आगे हल करेंगे तो फिर से हमें शून्य प्राप्त होगा। अतः 3x का घन माइनस 5x का वर्ग माइनस 11x
-3 के शून्यक 3, -1 और -1/3 है। इसलिए हम मान लेते हैं अल्फा बराबर 3 है, बीटा बराबर -1 है तथा गामा बराबर -1/3 है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा 3 प्लस -1 प्लस -1/3, यानी कि 2 -1/3, जिसको हल करेंगे तो हमें 5/3 प्राप्त होगा। तो शून्यकों और गुणांकों के संबंध के हिसाब से ये बराबर होना चाहिए -b/a के। चलिए चेक करते हैं क्या ये -b/a के बराबर है या नहीं। a का मान है 3, b का मान है -5, c का मान है -11 तथा d का मान है -3, और ये 5/3 बराबर होना चाहिए -b/a के। तो यहाँ पर b का मान है -5 तथा a का मान है 3। अब हम b और a को प्रतिस्थापित करेंगे -5 और 3 से, तो हमें प्राप्त होगा माइनस का -5/3 यानी कि 5/3। तो आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 5/3 है तथा -b/a का मान भी 5/3 है, यानी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -b/a के बराबर है। चलिए अगला चेक करते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। तो चलिए इसमें अल्फा बीटा तथा गामा का मान रखते हैं। 3 गुने में -1 प्लस -1 गुने में -1/3 प्लस 3 गुने में -1/3, जिसका मान आएगा -3 प्लस 1/3 माइनस का 1, यानी -11/3। ये किसके बराबर होना चाहिए? c/a के। तो चलिए चेक करते हैं क्या ये c/a के बराबर है या नहीं। तो -11/3 बराबर होना चाहिए c/a के। c का मान है -11 तथा a का मान है 3, यानी c/a का मान हो गया -11/3। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान -11/3 है तथा c/a का मान भी -11/3 है, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर है c/a के। चलिए लास्ट चेक करते हैं, अल्फा बीटा गामा यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। वैल्यू पुट करते हैं अल्फा बीटा गामा का। 3 गुने में -1 गुने में -1/3, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तथा -1 गुने में -1 1 के बराबर आ गया। अब ये बराबर होना चाहिए किसके? -d/a के। तो चलिए इसको भी चेक करते हैं। 1 बराबर होना चाहिए -d/a के, जहाँ पर d का मान है -3 तथा a का मान है 3। अब माइनस का -3/3 को हल करेंगे तो ये बराबर आएगा 1 के। तो आप फिर से देख सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा का मान 1 है तथा -d/a का मान भी 1 है, यानी कि अल्फा बीटा गामा बराबर है -d/a के। तो इस प्रकार ये प्रश्न समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने सीखा कि एक त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -b/a होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान c/a होता है तथा अल्फा बीटा गामा का मान -d/a होता है। अगली वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, यानी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध के बारे में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों,
आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है जैव प्रक्रम। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस भाग में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोषण की, और उसके बाद हम बात करेंगे स्वपोषी पोषण की और विषमपोषी पोषण की। जैसा कि हम जानते हैं, इससे पहले वाले जो वीडियो था उसके अंदर हमने जाना था कि जैव प्रक्रम क्या होते हैं, और उसमें हमने 4 तरीके के जैव प्रक्रम पढ़े थे। पोषण उन्हीं में से एक प्रक्रम है। चलिए जानते हैं कि पोषण होता क्या है। शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में भी हमें बाहर से पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब ये हमें किससे मिलेंगे? ये हमें मिलेंगे हमारे भोजन से। और अगर हम भोजन को नहीं लेंगे तो क्या होगा? हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और प्रोटीन संश्लेषण या फिर जो भी चीजें हैं वो होना रुक जाएंगी, और उससे क्या होगा? हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी मर जाएंगी, और इसी से हमारा जो शरीर होगा वो भी मर जाएगा। तो पोषण एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रम है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस प्रक्रम में होता क्या है और ये प्रक्रम होता किस तरीके से है। दरअसल पोषण के 2 तरीके होते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण। ये होता है पेड़ पौधों में, क्योंकि ये पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। स्वपोषी पोषण का मतलब ही होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बना सके। दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। इसमें वो जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो ये क्या करते हैं? ये स्वपोषी पोषण वाले जो भी जीव होते हैं या तो उन्हें खाते हैं या फिर किसी और दूसरे जीव को खाते हैं अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए जानते हैं स्वपोषी पोषण के बारे में। दरअसल जितने भी हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो आखिर ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? दरअसल इसके बारे में हम पहले की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। अकार्बनिक यौगिकों से भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। दरअसल प्रकाश संश्लेषण की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि इसे प्रकाश ऊर्जा चाहिए होती है। उसके अलावा प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्लोरोफिल चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और जल चाहिए होता है। इस प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन गैस होती है उसे एक उप उत्पाद के रूप में निष्कासित किया जाता है। प्रकाश तो हमें सूर्य से मिल जाएगा, और जल की बात करें तो पौधों को जल जड़ों की मदद से मिल जाता है। तो बात आती है क्लोरोफिल की और कार्बन डाइऑक्साइड की। चलिए जानते हैं पौधों के पास ये कहां से आते हैं। दरअसल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें कहा जाता है रंध्र। अब ये जो छिद्र होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। दरअसल होता क्या है कि इन छिद्रों के आसपास होते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल में क्या होता है कि जब इनमें पानी जाता है तो ये फूल जाते हैं और ये ओपन हो जाते हैं, जिससे जो गैस होती है वो अंदर जा सकती है और बाहर आ सकती है। परंतु जब इन गार्ड सेल से पानी निकाल लिया जाता है तो ये सिकुड़ जाते हैं और जो छिद्र होता है वो बंद हो जाता है। तो इस तरीके से जो पौधे होते हैं उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है। तो पौधों को क्लोरोफिल किसी और से लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पौधों के पास ये पहले से मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब क्लोरोफिल का काम क्या होता है? दरअसल प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल बहुत ज्यादा आवश्यक है, बिकॉज ये प्रकाश को सोख लेता है, और क्योंकि प्रकाश को सोख लेता है तो प्रकाश की ऊर्जा की मदद से ये अपना भोजन बना पाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसका समीकरण किस तरीके का है। ये समीकरण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे याद कर लीजिएगा। दरअसल हमने पहले की कक्षाओं में जो समीकरण पढ़ा है वो कुछ इस तरीके का है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल अभिक्रिया करते हैं क्लोरोफिल और प्रकाश की मौजूदगी में, जो कि हमें सूर्य से मिलता है और क्लोरोफिल पत्तियों के पास होता है, तो हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट और साथ में मिलता है ऑक्सीजन गैस। परंतु ये जो अभिक्रिया है ये पहले की कक्षा के लिए है। अभी के लिए जो आपको अभिक्रिया याद रखनी है
वो अभिक्रिया है कि जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल अभिक्रिया करते हैं 6 जल के मॉलिक्यूल से क्लोरोफिल और प्रकाश की मौजूदगी में, तो हमें मिलता है ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6 और साथ में हमें मिलता है ऑक्सीजन गैस। तो ये जो नीचे वाली समीकरण है आपको अब ये याद रखनी है, क्योंकि दरअसल जो ऊपर वाली समीकरण है वो उतने अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन नहीं करती। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर कार्बोहाइड्रेट से होता क्या है। दरअसल ये जो कार्बोहाइड्रेट हमें इस अभिक्रिया से मिलता है, ये पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त हो जाता है। परंतु जो पौधे होते हैं वो सारा कार्बोहाइड्रेट एक ही बार में इस्तेमाल नहीं कर लेते। दरअसल वो कुछ कार्बोहाइड्रेट को इकट्ठा करके भी रख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, परंतु पौधों को ऊर्जा तो रात के समय भी चाहिए। तो जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड यानी कि स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। इसी तरीके से जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में भी जो ऊर्जा इस्तेमाल नहीं होती उसे इकट्ठा किया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। चलिए अब बात करते हैं विषमपोषी जीवों के बारे में कि आखिर विषमपोषी जो पोषण होता है वो किस तरीके से होता है। विषमपोषी जीव स्वपोषी जीव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। अब ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर स्वपोषी जीव खत्म हो जाते हैं तो जो विषमपोषी जीव है वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीव पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर पृथ्वी से सारे पेड़ हटा दिए जाएं तो इस पृथ्वी पर जितना भी जीवन है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। अब हम ये तो जानते हैं कि हम पौधों से अपना खाना प्राप्त करते हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, ये सब हमें पौधों से मिलता है। पर कोई कह सकता है कि हम तो बकरियों को भी खाते हैं, पर बकरियों तो पौधों पे नहीं उगती, इसका मतलब हम बकरियों को खाकर जीवित रह सकते हैं। परंतु देखा जाए तो बकरियां क्या खाती हैं? बकरियां घास को खाती हैं। तो हम किसी भी चीज को खाएं वो या तो हम सीधा पौधों से लेंगे, या हो सकता है हम किसी और जीव को खाएं जो उन्हें पौधों से ले रहा हो। तो एट द एंड जितनी भी चीजें होती हैं वो सब हमें पौधों से ही मिलती है, और इसलिए जो विषमपोषी जीव होते हैं वो स्वपोषी जीव के बिना जीवित नहीं रह सकते। विषमपोषी जीव जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों के रूप में तोड़ते हैं और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उनका उपभोग करते हैं। दरअसल ये जो विषमपोषी पोषण होता है ये होता है 3 तरह का। एक होता है मृतोपजीवी, दूसरा होता है परजीवी और तीसरा होता है होलोजोइक पोषण। मृतोपजीवी वो जीव होते हैं जो सड़ चुके जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए फफूंदी, यीस्ट, मशरूम इत्यादि। अगर परजीवी की बात करी जाए तो ये वो जीव होते हैं जो पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जूं, जोक इत्यादि इसके उदाहरण हो जाते हैं। अब बात करते हैं होलोजोइक पोषण की, जो मनुष्य के अंदर होता है। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य, जानवर इसके उदाहरण हो जाते हैं। अब अगर हम अमीबा में पोषण की बात करें तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसके अंदर एक ही कोशिका होती है जो भोजन को खाती भी है, उसे पचाती भी है और उससे ऊर्जा भी ग्रहण करती है। वहीं अगर हम मनुष्य जैसे जीवों की बात करें तो उनके पास काम बटा हुआ होता है, जैसे कि हाथ का इस्तेमाल होता है खाना खाने के लिए, मुंह से हम खाने को चबाते हैं और आमाशय में खाना पचाया जाता है। अब अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेता है तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका को आप यहाँ पर देख सकते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं, और इस तरीके से अमीबा का पोषण पूरा होता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने बात करी पोषण की, जहां पर हमने 2 तरीके के पोषण जाने, जो थे स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। इसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप अपनी एनसीईआरटी के जैव प्रक्रम वाले अध्याय को पढ़िएगा, जहां पर आपको पढ़ना है पोषण और जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मनुष्यों में पोषण के बारे में। तो आपको 2 काम करने हैं।
पहला इस वीडियो में जो चीजें पढ़ी हैं उसे बुक में फिर से जाकर पढ़ना है और अगली कक्षा में मनुष्यों में पोषण को पढ़ के आना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में आपको जो पढ़ाया गया हो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो जो आपने नोट किया हो, उसको आप उन्नयन ऐप पर अपने सवाल को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। वहां आपको उसी विषय के विशेषज्ञ द्वारा जवाब दिया जाएगा। अगर आपके पास इंटरनेट या मोबाइल नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप फोन करके भी हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा मिटा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, इसे नोट कर लें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल के लिए ईमेल आईडी स्क्रीन पर दिया गया है, biharunnyan@gmail.com। आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं और वहां पे भी आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। बच्चों, ईमेल करने से बेहतर होगा अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप उन्नयन ऐप का इस्तेमाल करें। उस पर आप सभी वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं और अपने सवालों का संशय भी मिटा सकते हैं। आज के एपिसोड का पुनः प्रसारण देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और इकोवेशन के चैनल पर डाली गई वीडियो को देख सकते हैं। यह प्रसारण आज 2 बजे के बाद कभी भी आप देख सकते हैं दोबारा YouTube पर। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। बाय बाय बच्चों।